हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरबी क्लासेस। मैं भारती गौतम एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेशनलिज्म इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि एक मार्च से स्टार्ट हुआ, जिसे हम लोग दांडी मार्च कहते हैं। आप लोगों ने दांडी यात्रा के बारे में बहुत अच्छे से सुना होगा और आपको पता होगा कि ये यात्रा क्या है। गांधी जी की जो साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक की जो पैदल यात्रा थी, उसी को हम लोग दांडी मार्च कहते हैं। लेकिन ये दांडी मार्च किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से कनेक्टेड है, आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे और इस मूवमेंट के बारे में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हम लोग जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, एक मिनट, मुझे प्रीवियस वीडियो से याद आया, आपने पहले वाले वीडियोस जो मैंने इस चैप्टर पे बनाए हैं वो अभी तक देखे या फिर नहीं, या फिर आप डायरेक्टली यही वीडियो देख रहे हैं? तो पहले प्रीवियस वाले वीडियोस देख लीजिए ताकि आपके पुराने जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं और आज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको फिर जल्दी से आप उसे कनेक्ट कर पाएं एंड आप उसको अच्छे से समझ पाएं। आपको सारे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाकर वो प्रीवियस वीडियोस वहां से देख सकते हैं। मैं आपको बता रही थी कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये चीज बताई थी कि गांधी जी एक कॉमन मुद्दा ढूंढ रहे थे जिससे एक सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया जा सके। लेकिन ऐसा क्या मुद्दा था जिससे हर कोई अपने आप को कनेक्टिव फील कर सके, जो मुद्दा हर क्लास, हर रिलीजन, हर फैमिली, हर किसी से मतलब जुड़ा हुआ हो। एक ऐसा मुद्दा खोजना कोई आसान काम नहीं था और जल्दी ही गांधी जी को एक ऐसा मुद्दा मिल गया, एक ऐसा कॉमन इंटरेस्ट जिसमें सभी लोग जो है इन्वॉल्व थे। क्या था वो मुद्दा? वो मुद्दा था नमक। यस, सॉल्ट। सॉल्ट एक ऐसी चीज थी जो सभी के लिए नेसेसरी थी। हर किसी के खाने में नमक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर खाने में नमक नहीं है तो खाने में कोई टेस्ट नहीं है। जो चीज खाने में स्वाद डालती है, अगर उस चीज पर ही टैक्स लगाया जाएगा तो इससे ज्यादा इनह्यूमन, इससे ज्यादा हेट्रेडफुल और कुछ नहीं हो सकता। और उस टाइम पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इंडियन से सॉल्ट टैक्स वसूल कर रही थी। ये सॉल्ट टैक्स जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1882 में इंट्रोड्यूस किया था और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये सॉल्ट टैक्स जो है 65 to 70% तक लिया जाता था और पूरे ब्रिटिश रेवेन्यू का जो 15% जो पार्ट था वो ये सॉल्ट टैक्स से ही पे होता था। मतलब 15% ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो पार्ट है वो ये सॉल्ट रेवेन्यू ही होता था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना हाई अमाउंट ऑफ जो सॉल्ट टैक्स है वो इंडियन से लिया जाता था और उनकी जो सबसे बड़ी नेसेसिटी है, जो सबसे ज़रूरत की उनकी चीज़ है, उस पर भी उनसे टैक्स वसूला जाता था। तो गांधी जी इसको बहुत इनह्यूमन मानते थे कि सॉल्ट पर कोई कैसे टैक्स ले सकता है। और दूसरी चीज़ जो गवर्नमेंट ने की हुई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो ये थी कि उन्होंने सॉल्ट पर मोनोपोली कर दी थी। यानी कि सॉल्ट कोई इंडियन बना भी नहीं सकता था। मतलब कोई खरीद तो सकता ही नहीं था क्योंकि उस पर टैक्स था, लेकिन कोई बना भी नहीं सकता था। सॉल्ट की जो फैक्ट्रीज थी या फिर जो भी काम था वो सिर्फ ब्रिटिशर्स ही कर सकते थे सॉल्ट से रिलेटेड। बाकी किसी भी इंडियंस को इस चीज़ की परमिशन नहीं थी कि आप सॉल्ट बनाएं या फिर घर में आप सॉल्ट यूज़ करें। सॉल्ट यूज़ करना है तो टैक्स पे कीजिए और सॉल्ट यूज़ कीजिए। तो मतलब कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट थी उस टाइम पर। गांधी जी को ये कॉमन इंटरेस्ट मिला और इसमें जो है वो सभी को पार्टिसिपेट करवाना चाहते थे क्योंकि मुद्दा ही ऐसा था कि हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए राज़ी था। लेकिन आगे हमें इस चीज़ के बारे में पता चलेगा कि किस किस के माइंड में क्या क्या थ्योरी थी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन को लेकर, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमारा जो मुद्दा है वो है हमारा सॉल्ट। सॉल्ट पर जो टैक्स था वो 1882 में इंट्रोड्यूस हो गया और सॉल्ट का टैक्स जो है 1930 यानी कि उस टाइम तक अभी भी लिया जा रहा था, जिसे गांधी जी बहुत ज़्यादा इनह्यूमन मानते थे। जब उनके हाथ में एक मैटर लगा तो उन्होंने सोच लिया कि मैं इसी मैटर से इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करूंगा। लेकिन इस मूवमेंट को स्टार्ट करने से पहले भी उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक अल्टीमेटम दिया था, उन्हें बताया था इस मूवमेंट के बारे में। उन्होंने 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स लिखी थी।
वो 11 डिमांड्स जो है कुछ जनरल इंटरेस्ट की थी और कुछ जो है हमारे जो डिफरेंट क्लासेस हैं, बिजनेस क्लास है और जो बाकी मिडिल क्लास पीपल्स हैं, उन लोगों के इंटरेस्ट के लिए थी। तो हर किसी के इंटरेस्ट से कुछ कुछ डिमांड्स जो है उसमें लिखी गई थी और उन्हें अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर आप इन डिमांड्स को नहीं मानते हैं तो इसके बाद एक मूवमेंट होगा, एक मास मूवमेंट होगा और उसके बाद जो भी होगा उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसके लिए हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। 11 मार्च तक का टाइम गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को दिया, लेकिन लॉर्ड इरविन ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगता था ये एक इंसान जो है क्या कर लेगा, पतला दुबला सा इंसान है, अकेला है, खादी के कपड़े पहनता है, क्या ही कर लेंगे ये। तो उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये सॉल्ट मूवमेंट आखिर करने क्या वाला है। लॉर्ड इरविन ने इस बात को बहुत हल्के में टाल दिया और जो 11 मार्च तक का अल्टीमेटम गांधी जी ने दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो अल्टीमेटम खत्म हो चुका था। जब 11 मार्च का ये अल्टीमेटम खत्म हो गया तो फाइनली 12 मार्च 1930 यानी कि 12 मार्च 1930 से गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा शुरू करनी थी। गांधी जी ने अपने सबसे ट्रस्टवर्दी 78 वॉलंटियर्स के साथ मिलकर ये दांडी मार्च स्टार्ट किया, जो कि गांधी जी के साबरमती आश्रम से स्टार्ट होना था और गुजरात के कोस्टल रीजन दांडी तक जाना था। ये जो डिस्टेंस था ये 240 किलोमीटर्स का था, जिसे गांधी जी ने 24 दिन के अंदर यानी कि 24 दिन के अंदर गांधी जी ने इसे पूरा किया। वो डेली 10 माइल्स का डिस्टेंस कवर करते थे और वो जहां पर भी रुकते थे वहां पर जो है लोगों को संबोधित करते थे, लोगों को एड्रेस करते थे। हजारों की भीड़ में लोग उन्हें सुनने के लिए आते थे, जिसमें बच्चे भी होते थे, बुजुर्ग भी और महिलाएं भी, हर वर्ग के उसमें लोग होते थे और गांधी जी को सुनने के लिए वहां पर पहुंचते थे। गांधी जी ने उस समय में लोगों को स्वराज का मतलब बताया। जो ये इनह्यूमन टैक्स लगा हुआ था लोगों पर, सॉल्ट टैक्स, उसको बंद करने के लिए कहा कि आप इसके खिलाफ आवाज उठाइए और मेरे साथ जो है इस यात्रा में चलिए। तो गांधी जी ने लोगों को इस तरीके से मोटिवेट किया इस मूवमेंट के लिए और स्वराज का सही अर्थ लोगों को बताया जगह जगह पर रुककर। तो गांधी जी की ये जो यात्रा है इसे व्हाइट फ्लोइंग रिवर भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे व्हाइट फ्लोइंग रिवर क्यों कहते हैं। गांधी जी के साथ जब इतनी बड़ी भीड़ चल रही थी तो ये सभी भीड़ में सभी लोगों ने व्हाइट कलर के खादी के कपड़े पहने हुए थे। गांधी जी खादी के बहुत बड़े सपोर्टर थे, वो खुद भी खादी पहनते थे और जो उनके वॉलंटियर्स थे वो भी ज़्यादातर खादी ही पहना करते थे। और इस मूवमेंट के टाइम पर, इस मार्च के टाइम पर सभी ने जो है खादी के कपड़े पहने हुए थे व्हाइट कलर के। और जब ये सभी लोग एक लाइन में और एक साथ जब ग्रुप में चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था मानो एक सफ़ेद नदी जो है वो बह रही हो। इसलिए इस मार्च को व्हाइट फ्लोइंग रिवर भी हम लोग कहीं कहीं पर हमें सुनने इसको मिलता है। तो आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। गांधी जी दांडी पहुंचते हैं 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी दांडी पहुंचे और दांडी पहुंचकर उन्होंने जो है एक मुट्ठी नमक बनाकर गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया। जैसे ही गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया उसके बाद बहुत से ऐसे रीजन थे जहां पर इस तरीके के मार्च हुए और लोगों ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, जिसमें से जो अगर हम मेन देखें तो सी राजगोपालाचारी का मद्रास प्रेसिडेंसी में उन्होंने एक मार्च किया जो 155 किलोमीटर्स का था, वो उन्होंने पैदल तय किया। और इसके अलावा मालाबार रीजन में के कलीपन जी ने एक मार्च किया जो कि 128 किलोमीटर्स लंबा था। इन लोगों ने भी सॉल्ट मार्च की तरह मार्च किया और सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने सॉल्ट मार्च में पार्टिसिपेट किया और उस टाइम पर ही गांधी जी ने एक प्रॉमिस कर लिया था खुद से कि मैं तब तक वापस साबरमती आश्रम नहीं लौटूंगा जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिल जाती है। अब जब तक भारत इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएगा, उसे इंडिपेंडेंस पूरी आज़ादी नहीं मिल जाती, तब तक साबरमती आश्रम में नहीं लौटूंगा। और गांधी जी इवन आज़ादी के बाद भी साबरमती आश्रम नहीं लौट पाए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी दांडी मार्च के बारे में, कुछ छोटी छोटी चीज़ें। लेकिन जैसे ही सॉल्ट लॉ ब्रेक हुआ उसके बाद लोगों ने जगह जगह पर जो है विदेशी सामानों का बहिष्कार किया, यानी कि उन्हें बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। जो विदेशी कपड़े थे, जिस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हो रहा था, उसी तरीके की एक्टिविटीज़ यहाँ पर भी की गई। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि फिर दोनों में डिफरेंस क्या रहा।
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में था कि आपको उन्हें सपोर्ट नहीं करना है, सिंपल सा था कि आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करना है। लेकिन यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी कि यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉज को ब्रेक करना था, मतलब सिविल डिसओबीडियंस, जो उनके लॉज थे उनको ब्रेक करना था। बहुत आदर से, बहुत सविनय से, किसी भी तरीके का हंगामा नहीं करना था, किसी भी तरीके का वायलेंस नहीं करना था, पूरे विनय के साथ जो है हमें उनके लॉज को ब्रेक करना था। अगर मैं सिविल डिसओबीडियंस के फीचर्स की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो है नॉन वायलेंस, मतलब किसी भी तरीके का वायलेंस जो है क्रिएट नहीं किया जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा मास मूवमेंट क्यों ना हो। गांधी जी ने इतना लंबा डिस्टेंस तय किया था, वो सिर्फ इसीलिए तय किया था ताकि वो लोगों को जगह जगह पर रुककर बता सके कि हमें एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट करना है हमारी आज़ादी के लिए, लेकिन उसके लिए हमें किसी भी तरीके का वायलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। नॉन वायलेंस के जरिए भी हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। सबसे मेन फीचर जो है वो ये था। इसके बाद गांधी जी ने कहा कि कोई भी किसी भी तरीके का लैंड टैक्स पे नहीं करेगा, मतलब आपको कोई टैक्स अब पे नहीं करना है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था वो ये था कि जो फॉरेन गुड्स थे, इंपोर्टेड जो गुड्स आ रहे थे, उनकी शॉप्स थी, लिकर शॉप्स थी, उनकी पिकेटिंग की जाएगी। उन पे जो प्रोटेस्ट था, उनकी प्रोटेस्ट का तरीका था पिकेटिंग। पिकेटिंग का मतलब सीधा सिंपल सा ये होता है कि आप उस जगह के सामने जो है शांतिपूर्ण धरना देंगे और वहाँ पर आने वाले लोगों को कन्विंस करेंगे कि आप यहाँ से जो चीज़ ले रहे हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है, और उन्हें कन्विंस करके जो है वहाँ से वापस भेजा जाएगा। तो एक शांतिपूर्ण तरीका होता है प्रोटेस्ट का, जिसे हम लोग पिकेटिंग कहते हैं। इसके अलावा जो मास स्ट्राइक्स हैं वो किए जाएंगे, मतलब जगह जगह पर हड़तालें की जाएंगी, स्ट्राइक्स की जाएंगी, लेकिन सभी मेन फीचर के अकॉर्डिंग यानी कि नॉन वायलेंस के अकॉर्डिंग ही की जाएंगी। इसके अलावा जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस थे, चाहे वो स्कूल्स हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, कोर्ट्स हो, सबको जो है पूरी तरीके से बॉयकॉट किया जाएगा। तो ये कुछ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के फीचर्स थे, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से सिमिलर थे, लेकिन जो मोटिव थे वो कुछ अलग थे। नॉन कॉपरेशन में गवर्नमेंट को कोऑपरेट नहीं करना था, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में यहाँ लॉज को ब्रेक करना था। यहाँ लॉज को ब्रेक करके और ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताना था कि अब इंडियंस कुछ नया सोच रहे हैं और कुछ नया करना चाह रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चली, अब उनकी बज गई खतरे की घंटी। अब कुछ उन्हें करना था। अब उन्होंने जो है फोर्सेस को भेजा और जो है अब आया गांधी जी के अरेस्ट का टाइम। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सभी लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन ये सभी लीडर्स नहीं चाहते थे कि उनके अरेस्ट के बाद किसी भी तरीके से दांडी मार्च का जो ये मूवमेंट है या फिर ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो रुके। उसके बाद जो है जैसे ही ये लीडर्स अरेस्ट हुए, उसके बाद इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया अब्बास तैयब जी और कस्तूरबा गांधी जी ने। गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी जी, इन्होंने मिलकर जो है इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। लेकिन कुछ टाइम बाद ही इन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया और इसके बाद इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम, क्योंकि गांधी जी एक सॉल्ट रेड करना चाहते थे, धरासना में ये सॉल्ट रेड होनी थी और वहां तक के लिए इसे लीड किया सरोजनी नायडू ने। जैसे ही ये पूरा का पूरे लोग थे धरासना पहुंचे, वहां पर पुलिस ने इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। धरासना में पूरी मीडिया अवेलेबल थी और जब जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे उनको बहुत ब्रूटली पीटा गया, मारा गया, लाठीचार्ज उनके ऊपर किया गया और उसमें किसी भी तरीके के क्लास को नहीं देखा गया। वहाँ बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े और किसी भी तरीके की महिलाएं थी, उन सभी पर जो है लाठीचार्ज किया गया, जिसे वहाँ पर खड़ी मीडिया ने पूरी तरीके से कैप्चर किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सपोज हो चुकी थी सभी के सामने कि पीसफुली प्रोटेस्टर्स को मारा गया है। सभी जगह ब्रिटिश गवर्नमेंट की पूरी तरीके से निंदा होने लगी कि उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाठीचार्ज के ऑर्डर दिए हैं। इसके बाद जो है, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उसके इन्विटेशन को कांग्रेस पहले ही ठुकरा चुकी थी। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पर बिजी थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। क्योंकि जो हमारा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो 1930 में, दिसंबर 1930 में ऑर्गेनाइज होनी थी और उस टाइम पर क्या था, उस टाइम पर ये सारे ही लीडर्स जो है बिजी थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। अब एक ऐसी पार्टी
जो उस टाइम पर इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी, जिसके कहने पर 1 साल के अंदर 50,000 से ज़्यादा लोग जेल में जाने के लिए तैयार हो गए। इतनी पॉपुलर पार्टी ही अगर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाती है तो उस कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब नहीं रहता है। बी.आर. अम्बेडकर ने हालांकि उसे अटेंड किया था, लेकिन फिर भी ये कॉन्फ्रेंस जो है पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल रही। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का लॉर्ड इरविन पर प्रेशर बढ़ रहा था कि आप किसी भी तरीके से मनाइए, लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमें इंडियन लीडर्स चाहिए, पॉपुलर इंडियंस लीडर चाहिए। आप किसी भी तरीके से सबको मनाइए, लेकिन आप जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी उसके लिए आप उन्हें कन्विंस कीजिए। अब ये प्रेशर लॉर्ड इरविन पर बढ़ रहा था। अब लॉर्ड इरविन ने किस तरीके से इस प्रेशर को टैकल किया और क्या क्या उन्होंने किया वो मैं आपको बताऊंगी, बट इन डिफरेंट वीडियो। इस वीडियो में आप लोगों को पता चल गया होगा कि दांडी मार्च क्या था। लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। इस मूवमेंट के दौरान जो है कई जगह पर लोगों ने मैंने जैसा कि बताया बॉयकॉट किया लोगों ने हर तरीके से चीज़ों को। इसके अलावा एक चौकीदारी टैक्स होता था जो विलेजेस में लिया जाता था, लोगों ने उस टैक्स को देने से मना कर दिया। लैंड टैक्स लोग नहीं दे रहे थे। इसके अलावा ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इस मूवमेंट में की जा रही थी। लेकिन जब लॉर्ड इरविन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रेशर बढ़ा, अब उनकी बारी थी भागने की और वो भाग रहे थे अब गांधी जी की तरफ। अब उनकी मीटिंग गांधी जी से क्या हुई और किस तरीके की मीटिंग से उन्होंने दोनों को कन्विंस किया, एक दूसरे को कन्विंस किया और क्या मीटिंग थी, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप मेरी ऐसे ही डिटेल वीडियोस के लिए मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको मेरे वीडियोस का जो लिंक है, मेरी प्रोफाइल का जो लिंक है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप मुझे लाइव मेरे साथ पढ़ सकते हैं, लाइव डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बहुत सारी डिटेल्स जो है वहाँ पर एक चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेरी प्रोफाइल को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा अनअकैडमी पर, क्योंकि मैं वहाँ आपके लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल हूँ। तो क्लास 9th एंड क्लास 10th बोथ स्टूडेंट्स मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये भी पूछते हैं कि मैम अनअकैडमी आप किस तरीके से यूज़ करना है। तो इसे यूज़ करना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ईजिली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एक छोटे से आपको पीपीटी के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि आपको अनअकैडमी आपको किस तरीके से यूज़ करना है विद इन अ मिनट। देखिए, सिंपली आपको सबसे पहले जो है अनअकैडमी आपको गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप प्ले स्टोर पर जाएंगे वहाँ पर आपको सर्च करना है। आप अनअकैडमी वहाँ पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप दिखेगा जिसे आपको इंस्टॉल करना है। अनअकैडमी लर्नर ऐप आप जैसे ही इंस्टॉल करेंगे, उसे इंस्टॉल करने के बाद जो है वो आपसे आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन मांगेगा। वहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है एंड आपके मोबाइल पर जो OTP आएगा उसे फिल कर आपको अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। इट्स वेरी सिंपल। आफ्टर दैट आपसे वहाँ पर आपकी लैंग्वेज पूछी जाएगी, आपकी किस लैंग्वेज में आप जो है पढ़ना चाहते हो, किस लैंग्वेज को आप प्रेफर करोगे पढ़ने के लिए। तो आपको लैंग्वेज यहाँ पर बतानी है। लैंग्वेज के बाद आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। आप क्लास 9, 10, 11, 12, IIT, JEE किसी के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, वो आपको जो है अपनी कैटेगरी यहाँ पर मेंशन कर देनी है। एंड इसके बाद आपकी एक प्रोफाइल जो है वहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। वहाँ पर आपसे आपका नाम, बाकी सारी डिटेल्स पूछी जाएंगी। वो फिल करने के बाद यहाँ पर आपकी एक प्रोफाइल जो है क्रिएट हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपके लिए फ्री अवेलेबल हूँ। ऐसे बहुत से एजुकेटर हैं जो आपके लिए अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। जो आपकी स्पेशल क्लासेस हैं, आप उन्हें अनलॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक कोड डालना होगा। तो आप वहाँ पर मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं जो कि सिंपली है मेरा नेम, दैट इज भारती G10, सिंपली माई नेम इन कैपिटल लेटर्स। आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं और इस कोड को यूज़ करने के बाद जो आपकी क्लासेस हैं वो अनलॉक हो जाएंगी। एंड इसके अलावा आप लोगों के लिए बहुत सारे अनअकैडमी पर फीचर्स हैं, लाइक आस्क का डाउट है, जहाँ पर आप अपना डाउट का फोटो क्लिक कर अटैच कर सकते हैं इन लाइव क्लास। जो आपके एजुकेटर्स देखेंगे तो आप किसी भी तरीके का डाउट वहाँ पर भेज सकते हैं।
रेज अ हैंड का आपके लिए ऑप्शन है। आप जैसे ही रेज अ हैंड करते हैं लाइव क्लास में, तो वहाँ पर जो है आपकी एजुकेटर के पास आपकी कॉल पहुँच जाती है कि आपने हैंड रेज किया है, और वो आपकी कॉल को एक्सेप्ट करेंगे एंड आप उनसे बात भी कर सकते हैं। तो डाउट्स को क्लियर करने का बहुत ईजी प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। तो आप मुझे अनअकैडमी पर ज्वाइन कीजिए और आपको पता चल गया होगा कि आपको अनअकैडमी आपको किस तरीके से यूज़ करना है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।